प्यारे बच्चों, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स तथा मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो अंतर पढ़ेंगे वो उत्पत्ति के आधार पर माइक्रो इकोनॉमिक्स तथा मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, इसको हम पढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा का माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित है, संबंध रखता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों से संबंध रखता है। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा का जो मैक्रो शब्द है वो ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा। अर्थात हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है। दूसरा पॉइंट है अर्थ के आधार पर हम इसका डिफरेंस करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है अध्ययन का क्षेत्र। इसके आधार पर हम इसका अंतर कैसे करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उद्योग अथवा एक फर्म के स्तर पर दुर्बलता तथा चुनाव संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि साधनों का बंटवारा कैसा हो, इसमें यह अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे इसमें उपभोक्ता के व्यवहार एवं संतुलन का अध्ययन किया जाता है, उत्पादक के व्यवहार एवं संतुलन का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर दुर्बलता एवं चुनाव संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि साधनों को पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त हो, ये इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें उदाहरण के लिए जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं, बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन किया जाता है, या मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किया जाता है, या मंदी की समस्या का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है कि इसका जो संबंध किससे है। तो जो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग के उत्पादन तथा कीमत निर्धारण से संबंधित है। इसमें एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग के उत्पादन और कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उत्पादन
एवं सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। समष्टि जो इसमें अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण का इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। अगला सिद्धांत, इसे कीमत सिद्धांत कहा जाता है। इसको कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, कीमत सिद्धांत कहा जाता है। और इसे आय एवं रोजगार सिद्धांत कहा जाता है। इनके व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है सामूहिकता की मात्रा। सामूहिकता की मात्रा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिकता की मात्रा सीमित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिकता की मात्रा सीमित होती है और समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिकता की मात्रा अत्यधिक होती है। समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिकता की मात्रा अत्यधिक होती है। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उद्योग के संतुलन का अध्ययन किया जाता है। एक उद्योग किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली बहुत सी फर्मों का समूह होता है। एक उद्योग में किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली बहुत सारी फर्में होती है। समष्टि अर्थशास्त्र समस्त अर्थव्यवस्था के संतुलन का अध्ययन करता है। समस्त अर्थव्यवस्था में बहुत सी फर्में तथा बहुत से उद्योग, यानी कि सभी फर्में तथा सभी उद्योग शामिल होते हैं। तो इस तरह से हम इसका ये डिफरेंस कर सकते हैं। अगला है मान्यता। विभिन्न मान्यताओं के आधार पर हम कैसे इसका अंतर करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सभी समष्टि जो चर होते हैं वो स्थिर होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की मान्यता है कि सभी समष्टि चर स्थिर हैं और समष्टि अर्थशास्त्र की यह मान्यता है कि सभी व्यष्टि चर स्थिर रहते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एक उदाहरण के द्वारा। जब एक फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि कुल उत्पादन स्थिर है। जब एक फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण का अध्ययन हम करते हैं तो यह मान लेते हैं कि कुल उत्पादन स्थिर है। और इसमें अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र में देखें तो जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर कुल उत्पादन तथा आय के स्तर का निर्धारण किया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि आय का वितरण स्थिर है। तो इस आधार पर हम इसका जो है डिफरेंस कर सकते हैं, इसमें अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला है केंद्रीय समस्याएं। जो केंद्रीय समस्या क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्या है वो कीमत निर्धारण है और समष्टि अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्या है वो उत्पादन और रोजगार निर्धारण है। समष्टि अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्या है वो उत्पादन और रोजगार निर्धारण है। अगला है व्यष्टि समष्टि विरोधाभास, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। जो तथ्य व्यष्टि स्तर पर तर्कपूर्ण एवं ठीक होते हैं वो समष्टि स्तर पर तर्कपूर्ण एवं ठीक नहीं होते और जो तथ्य समष्टि स्तर पर तर्कपूर्ण एवं ठीक होते हैं वो व्यष्टि स्तर पर तर्कपूर्ण एवं ठीक नहीं होते। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति बचत करता है। एक व्यक्ति बचत करता है तो एक अच्छा गुण है, सब कहेंगे कि एक अच्छा गुण है, व्यक्ति बचत कर रहा है और वो बचत है, उस व्यक्ति को उस बचत का बड़ा फायदा मिलेगा, वो व्यक्ति समृद्ध होगा, वो भविष्य में अमीर हो जाएगा क्योंकि बचत कर रहा है। एक अच्छी बात है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्ति बचत करते हैं तो क्या होगा? अगर सभी व्यक्ति बचत करते हैं अर्थात वो व्यय
कम करते हैं तो वस्तुओं सेवाओं की जो मांग है अर्थात कुल मांग है वो घट जाएगी। कुल मांग घटने से क्या होगा, जो कुल निवेश है वो कम होगा, और कुल निवेश कम होने से क्या होगा, उत्पादन और रोजगार है वो कम हो जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था समृद्ध होने के स्थान पर निर्धन हो जाएगी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो तथ्य व्यष्टि स्तर पर तर्कपूर्ण एवं ठीक होते हैं वो समष्टि स्तर पर तर्कपूर्ण एवं ठीक नहीं होते हैं, और जो तथ्य समष्टि स्तर पर तर्कपूर्ण एवं ठीक होते हैं वो व्यष्टि स्तर पर तर्कपूर्ण एवं ठीक नहीं होते। इसको हम एक और उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति अगर बैंक से अब जो पैसे है अपनी बचत को निकाल लेता है, बैंक से पैसे जो है वो निकाल लेता है अपने, तो उसका बैंक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक को इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति बैंक से पैसे निकालेगा तो बैंक को उसका असर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सभी व्यक्ति बैंक से जो है पैसे निकाल लेंगे, सभी व्यक्ति बैंक से पैसे निकाल लेंगे तो क्या होगा, बैंक फेल हो जाएंगे। तो क्या हो गया, बैंक फेल हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ एक कह रहे हैं कि जो तथ्य व्यष्टि स्तर पर तर्कपूर्ण एवं ठीक होते हैं वो समष्टि स्तर पर तर्कपूर्ण एवं ठीक नहीं होते हैं, और जो तथ्य समष्टि स्तर पर तर्कपूर्ण एवं ठीक होते हैं वो व्यष्टि स्तर पर तर्कपूर्ण एवं ठीक नहीं होते हैं। अंतिम जो इसका पॉइंट है भूमिका, इसमें किसी भूमिका होती है, भूमिका अगर देख सकते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर हम देखें बाजार प्रणाली की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में बाजार प्रणाली की भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है। समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार का जो रोल होता है, सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु के कीमत निर्धारण में या साधनों की कीमत निर्धारण में बाजार जो प्रणाली है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और समष्टि अर्थशास्त्र में जो समस्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं होती है, जैसे बेरोजगारी की समस्या है या निर्धनता की समस्या है या मुद्रास्फीति की समस्या है या मंदी की समस्या है, ये सब के लिए ये क्या है, सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज हमने इसके जो है कुछ एक पॉइंट डिस्कस किए, डिफरेंस को क्लियर करने की कोशिश की, तो ये आपको समझ आया होगा। इस डिफरेंस को आप ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए और आपको आगे और जितनी बार वीडियो देखेंगे आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। धन्यवाद।